तो यार हमारे इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर किंग शी हुआन अपने एक्सेप्शनल आंखों की ताकत के दम पर यहाँ पर हेडिस को क्रिटिकल डैमेज देने में कामयाब होता है। इन सब पर अपनी नजरें ठहराने के बाद गॉल उसकी दाद देते हुए कहती भी है कि सिस्टर बुनिल्डा आखिर उसके पास इतनी इम्प्रेसिव पावर थी तो आखिर ये इसने शुरू में क्यों नहीं इस्तेमाल की। तो यहाँ पर बुनिल्डा थोड़ी सी सैड होते हुए कहने लगती है जब इंसान कोई बड़ी ताकत को अचीव करता है, कुछ बड़ा पाता है तो बदले में उसे उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ये बस उसके कहने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं यहाँ पर अचानक से किंग शीवान के जिस्म पर भी उसी जगह पर जख्म प्रकट होने लगता है जहाँ पर उसने हेडिस को स्ट्रक किया था। तो इसके बाद यहाँ पर किंग शीवान भी थोड़ा सा सैड होते हुए कहने लगता है, हाँ ये दर्द करता है, ये वाकई में दर्द करता है। हेडिस आगे कहने लगता है, कमीने कहेंगे इतना ज्यादा बोझ तुमने अकेले अपने शोल्डर्स पे उठाया हुआ है, क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। किंग शीवान जवाब में बोलता है, ये बोझ नहीं है, हाँ ये शुरू से बोझ था ही नहीं, दरअसल ये दर्द ही तो मुझे सबसे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम बनाता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, किंग शीवान इतना ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है कि उसे अपने दुश्मन का दर्द भी अपना दर्द लगता है। और इसी कीमत की तो बोनिल्डा बात कर रही थी। हमें बताया जाता है जब किंग शीवान जिस दिन से जन्म लिया था उसी दिन से वो सबसे कर्स प्रिंस माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 260 बीसी में। कहा जाता है कि बैटल ऑफ चैंगपेंग के दौरान जो किंग फैमिली का जनरल था उसने जाओ के प्रिजनर्स को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया था और कहा जाता है कि उनकी नंबरिंग 4,50,000 के करीब थी। जबकि दूसरी तरफ उसी फैमिली का प्रिंस जाओ फैमिली के पास प्रिजनर था। उसी बीच में वहाँ पर उसने एक नाचने वाली को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसी से उस प्रिंस का बच्चा पैदा हुआ था। हाँ दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं जो कि आज के समय में किंग शी हुआंग के नाम से जाना जाता है, पर शुरू में उसको ये टाइटल नहीं मिला था, तब वो यिंग जेंग के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ समय के बाद फाइनली जाओ प्रिंस वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ, पर वो अकेला भागा था। उसने अपने बच्चे को वहीं पर पीछे छोड़ दिया था। पर ये कहानी तो यहाँ पर भी आके खत्म नहीं होती। उसकी मदर को भी शौक नहीं था कि वो बिना बाप के किसी के बच्चे को पाले, तो 2 साल की उम्र में उसकी माँ ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। कहो तो ये भी ना काफी है कि क्वीन फैमिली जब दोबारा से जाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो उनके किंग को एक शख्स बताता है कि आपके बेटे प्रिंस का यहाँ पर बच्चा भी पैदा हुआ है, तो अगर हिसाब लगाया जाए वो इस समय में कोई 2 साल का ही होगा। लेकिन वहाँ के किंग ने भी उसकी जर्रा भी परवाह तक नहीं की। उसने कहा सबको मार गिरा। हाँ, यहाँ तक उसकी अपनी कंट्री ने भी उसे अबैंडन कर दिया। 5 सालों के बाद जब ये जंग और दंगे खत्म हो गए तब तक यिंग जेंग 7 सालों का हो चुका होता है। वो इस वक्त अपने दुश्मनों की कंट्री में ही रहता होता है और जब वो घर लौट के जा रहा होता है तो वहाँ की गार्ड जो कि किंग के कहने पर उसके घर को गार्ड कर रहे होते हैं, वो उसको देखते सारी काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें उससे घिन आने लगती है। यहीं पर एक गार्ड कंप्लेन करते हुए कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किंग ने इसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है, कहो तो इसे यहीं पर मार डालो। तो दूसरा गार्ड उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, क्या यार, अगर सिर्फ तुम्हें किंग प्रोटेक्शन ना दे रहा था तो मैं तुम्हें यहीं पर मार गिराता। इस सबको अपनी आंखों से देखने के बाद यिंग जेंग के जिस्म में अचानक से कुछ दर्द सा उठने लगता है, पर वो इस दर्द को एक मुस्कुराहट के साथ छुपा लेता है। वो यहाँ पर अपना सर झुका के बोलता है, आप सभी का शुक्रिया आपकी सर्विसेज के लिए। ये बोलकर वो फाइनली जैसे ही अंदर जाता है तो हमें बताया जाता है कि किंग ने उसे यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है, जिस पर सख्त कड़ी नजर रखी जाती है। आपने पूछा कि क्यों उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये सजा मौत से भी ज्यादा बदतर है। पूरी की पूरी कंट्री उससे नफरत करती है, वो लोग उसे बुली करते हैं। बेसिकली उसे ना ही मरने दिया जाता है और ना ही जिंदा रहने दिया जाता है। तो अगर बेसिकली शब्दों का चुनाव करूं, उसे जिंदा लाश कहना ज्यादा ठीक रहेगा। इससे पहले वो अपने घर की गहराइयों में चला भी जाता कि वो बार गार्डन में एक लेडी को अपना इंतजार करते हुए पाता है। उस लेडी की आंखों में भी हम यिंग जेंग के लिए एक खतरनाक किस्म की नफरत को देख पाते हैं। उसकी आंखें इस बात की चीख चीख के गवाही दे रही होती है कि काश मैं तुम्हारी जान को यहीं पर नोच लूं। बहरहाल वो लेडी उसे अपना नाम चुन येन बताती है।
यहाँ तक उससे ये भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है कि मैं तुम्हारी चाहे भले ही बॉडी गार्ड तो हो, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं तुम्हारी केयर टेकर भी हूँ। तो केयर टेकर होने के नाते यहाँ के सारे रूल्स मैं बनाऊं और मेरा जो भी दिल करे मैं तुम्हारा हाल वैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर डरने के बजाय और हिचकिचाने के बजाय पता है वो क्या करता है, वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने सर को झुकाते हुए कहता है, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज मैम। चुनिया थोड़ा सा हैरानगी जताते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है कि बच्चे होने के नाते तुम्हें प्रॉपर मैनर्स सिखाए गए हैं। जिन सब के बाद वो जब उसके रूम में एंटर करती है, वो जगह काफी ज्यादा गिटी पिटी सी होती है और जब वो यहाँ पर उसे टांट मारने लगती है कि तुझ जैसे कीड़े के लिए ये काफी बेहतर जगह है अभी भी, तो यिंग जैन उसके उस पॉइंट को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैम क्या आपको पानी पीना है। चुनिया थोड़ा सा फिर से हैरान होते हुए कहती है, कभी कभार ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि तुम अभी सब 7 साल के हो। यिंग जैन आगे बोलता है, तो क्या इस चीज में कोई दिक्कत की बात है। चुनिया थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बोलती है, यहाँ पर सब चीजों से मुझे दिक्कत है। सबसे पहले तुम्हारी मुस्कुराहट के साथ, तुम काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हो, चाहे मैं तुम्हें जो कुछ भी बोलूं तुम बिल्कुल बड़ों की तरह बर्ताव करते हो, जबकि इस उम्र में बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, चीखते हैं और खेलते हैं। तो आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। यिंग जैन जिसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो यहाँ पर उससे माफी मांगने के बजाय रोने का नाटक करने लगता है। यही चीज तो चुनियांग के दिमाग के ऊपर से गुजर रही होती है। इसके बाद ये लोग मिलकर सफाई करने लगते हैं। तो यार यही से शुरुआत होती है यिंग जैन और चुनियांग के बीच में फैमिली की। कुछ समय के बाद जब ये लोग जाकर शॉपिंग कर रहे होते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि चुनियांग लेडी इस टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उधर ही चुनियांग नोटिस करती है कि गरम बंस को देखकर यहाँ पर यिंग जैन के मुंह में पानी उबर रहा है। वो यिंग जैन से बोलती है, अबे क्या यार, अगर तुमने कुछ खाना है तो अपने मुंह से मुझे बता। ये बोलते हुए वो जब उसके लिए ब्रेड खरीदने ही लगती है कि उसी समय सैलड की नजर जब हमारे यिंग जैन पे पड़ती है, वो गुस्से से आग उबलने लगता है। वो उस बर्ड को जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि दफा हो जा किंग फैमिली के बदबूदार प्रिंस, यहाँ पर तेरी कोई जगह नहीं है। जो सबको अपनी नजरों से देखने के बाद चुनिया उसके गिरबान से पकड़ते हुए बोलती है, तुझे पता है कि मैं इसकी केयर टेकर हूँ, किंग के संदेश से मैं यहाँ पर इसकी हिफाजत कर रही हूँ। पर दोस्तों इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद वो होता है जो कि यहाँ पर चुनियन ने जरा भी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होता। वो जमीन से उस ब्रेड को उठाता है और उसे खाते हुए कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी है। उसकी बातें जो कि चुनियन के दिल पर अब जाकर चुभने लगती है कि सारे शोर शराबे की वजह से टाउन के लोगों का ध्यान अब हमारे यिंग जैन की ओर जैसे तैसे करके पड़ता है। सारे लोग उससे अपनी गंदी निगाहों से घूरने लगते हैं। वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जरा देखो तो सही, किंग शेन का नादान प्रिंस, क्वीन फैमिली का वो खूनी प्रिंस जिसके बाप वजदादों ने काफी कत्ल किया है और हमारे मरे हुए लोगों का खून इसके भी हाथों पर लगा होगा। वो घबराते हुए उनकी नजरों को कैंसल करने के लिए अपनी मुस्कुराहट देने लगता है। पर सारे लोग यही बड़बड़ा रहे होते हैं, मेरे बच्चे को जिंदा गाड़ दिया गया, मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को तब तक टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गया। उनकी नजरें उसके जिंदा वजूद को अंदर तक घूरने लगती है, जैसे कि उनकी निगाहें, उनकी नजरें उसे जिंदा नोच ले। वो महसूस कर पाता उनकी नजरें यहाँ पर किसी भी तीर कमार से ज्यादा गहराई तक चुभड़ी होती है। पर दोस्तों पता है वो क्या करता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद जब ये फारग होकर सोने जा रही होता है तो चुनिया उसके जिस्म में कुछ अजीब सा नोटिस करती है। वो फौरन से जब उसके गिरबान को पकड़ के उसके कपड़ों को नीचे करती है तो वो देख पाती जैसे कि उसके जिस्म को किसी ने जलाया हो। उसका जिस्म पूरे के पूरे गांव से बड़ा होता है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, बताओ बताओ तुम्हें टाउन के लोगों में से किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये जैन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब मैं अपनी नजरों से किसी को जख्मी होता हुआ देखता हूँ या फिर लोग जब मुझे अपनी नफरत वाली निगाहों से घूरने लगते हैं
उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनका दर्द मेरे जिस्म पर अपने निशान को छोड़ देता है। दोस्तों, साइंस भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं बैकअप देती है। इसे कहा जाता है मिरर टच साइनेस्थीसिया, जिसमें साइंस कहती है अगर तुम कभी कभार किसी को अपने हाथों से अपनी चीख को टच करते हुए अपनी नजरों से देख पाते हो, तो ये सिग्नल यहाँ तक तुम्हारे ब्रेन तक जाता है और तुम्हें लगता है कि जैसे कि तुम्हारी चिन्ह को भी कोई छू रहा है। ठीक ऐसी इसकी दूसरी मिसाल ये है, जब तुम किसी बच्चे को रोते हुए देखते हो तो कभी कभार तुम भी दुखी हो जाते हो या रोने लगते हो। और ये थ्योरी हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। पर जहाँ तक यिंग यांग की बात है, एनिमे में इसे थोड़ा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा होता है। यिंग यांग अगर किसी को जख्मी होता हुआ देख ले अपनी आंखों से, तो वही जख्म उसके जिस्म पर भी प्रकट हो जाता है और उसकी वजह है ये गंदी सी इन्वायरमेंट। उससे बचपन से लोग अपनी गंदी नजरों से देखते थे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके सिम्टम्स इस चीज को लेकर बढ़ने लगे थे। चूंकि यिंग यांग का बहुत ज्यादा प्योर हार्ट है, वो लोगों के दर्द को अपना दर्द समझता है। यिंग यांग इतने दर्द के बावजूद भी मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। वो ये बोल रही होते कि दर्द से तड़पने की वजह से वो अपने होश को खोने लगता है। चुड़िया उसे संभालते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, खुद को देखो तो सही, तुम इस दर्द की वजह से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यिंग यांग इसके जवाब में कामली रिप्लाई करता है मैं जानता हूँ मेरे दादा और मेरे बाप ने उनके लोगों को तकलीफ दी है, उनके लोगों को जिंदा दफन किया, जिस वजह से वो मुझसे नफरत रखते हैं और यही मेरी सजा है। मेरे बाप दादा को तो ये सजा नहीं मिली, तो किसी को तो उनकी कीमत को झुकाना ही था। हाँ दोस्तों, 7 साल की उम्र में होने के बावजूद भी यिंग यांग इतनी समझ में रखता था कि जस्टिस क्या होता है, किसी का दिल दुखाना क्या होता है, और उस दर्द को छुपाने के लिए, उस दर्द को हल्का करने के लिए यिंग यांग हर वक्त मुस्कुराता रहता था। यिंग यांग मुस्कुराते हुए कहता है मेरे ख्याल में अगर मैं मुस्कुराता रहूं, थोड़ा वेट करूं, तो शायद से वो लोग मुझे माफ कर दे। चुनिया यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है माफ कर दे, अगर इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम पागलों की तरह वहाँ पर खड़े होकर मुस्कुराते मत रहो जोकर की तरह, तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए ऊपर, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हें तो इस टाउन में हर एक लोगों से नफरत होनी चाहिए है, चैम्पियन वॉर के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये बोलते बोलते चुनिया यहाँ पर कूट कूट के रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है तुम ये डिजर्व नहीं करते, सच कहूँ तो कोई भी ये डिजर्व नहीं करता, तुम्हारे पिछले बाप वजदाद ने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले, तुम एक लड़के हो, अगर तुमने रोना है तो रो लो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो। दोस्तों, आज तक उससे कभी भी ये बातें किसी ने नहीं की होती, उसे तो कहा गया होता कि तुम गुनहगार हो तो तुम कैसे आंसू को बहा सकते हो। आज चुनिया उसे एक मदर की तरह प्यार करते हुए ये बोलती है कि तुम रो सकते हो, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम एक बच्चे हो। रोते हुए उससे गले लगा के यही समझा रही होती है तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा दिल एक मोम की तरह नरम है, तो मैंने कहा कि तुम रो सकते हो तो तुम वाकई में रो सकते हो। लोग तुम्हें कर्स प्रिंस बुलाते हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो तुम सबसे ब्लेसिंग प्रिंस हो। मैंने आज तक कभी भी किसी के दिल को इतना नरम नहीं देखा। वो उससे जैसे जैसे प्यार कर रही होती है, आज पहली बार हम यिंग यांग की आंखों में आंसू को देख पाते हैं। दोस्तों, ये बोलकर वो कूट कूट के यहाँ पर रोने लगता है। आज जब से वो पैदा हुआ है वो पहली बार अपने इमोशंस को बाहर निकालता है। तो जब अगले दिन वो उठता है तो यहाँ पर चुनिया उसे एक कपड़ा आंखों पर बांधने के लिए देती है। यिंग यांग हैरान होता है कि ये आपने मेरे लिए बनाया है। उसकी काइंडनेस उसके दिल पर जा लगने लगती है। वो फौरन से इस कपड़ों को अपने आंखों पर बांधते हुए कहता है हाउ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही है तो मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इसी वजह से वैसे तो मैं इस वीडियो को इतनी जल्दी नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों के बढ़ बढ़ के कमेंट्स मुझे आ रहे थे जिसमें आप लोग काफी ज्यादा मेरी आवाज की तारीफ कर रहे थे।
और ये देखकर मुझे लगा कि नहीं, वीडियो को जल्दी डिलीवर करना चाहिए। पर जब मैंने आप सभी को अपने बारे में थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें कुछ लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि दरअसल लास्ट टाइम हुआ ही क्या कि मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आ गया तो लोगों ने बढ़ बढ़ के वेलकम बैक के कमेंट्स किए। तो जो लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं और जो लोग वेलकम बैक के कमेंट्स करें, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आई नेवर लेफ्ट। आप लोग चले गए थे, मैं इधर ही हूँ और इधर ही बैठा हुआ, जैसे जैसे मैं पहले से होता था, जैसे शुरुआत से होता था। तो इसी वजह से आई नो, प्लीज मुझे बताने दीजिएगा। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जब डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट को शुरू किया था तो मैंने 1 महीने के लिए सब छुट्टी ली थी। उस टाइम दोस्तों मेरे व्यूज इतने ज्यादा आते थे कि शायद से किसी के ना आते हो एनिमे कम्युनिटी में। पर अपनी ट्रीटमेंट को पूरे करने के बाद जब मैं 1 महीने की ब्रेक से वापस आया तो कोई भी नहीं था। सच में जब मैंने वीडियो डाली कोई था ही नहीं उस वीडियो को देखने के लिए। लोगों ने मुझे सिर्फ 1 महीने में बुला दिया। मैंने 3 साल लोगों को सर्व किया था, बीच में चैनल भी मोनेटाइज नहीं था, कोई पैसा नहीं कमा रहा था। मैंने फिर भी 2 साल लगातार वीडियोस डाली थी लोगों के लिए। सच कहूँ तो आप लोगों के कमेंट्स इतने ज्यादा पहले अच्छे होते थे कि ये काफी था कि मैं वीडियोस डालता रहूं बिना पैसों के। मेरे लिए व्यूज का आना और आप लोगों की सपोर्ट ही काफी थी। पैसा उस वक्त मैं नहीं कमा रहा था क्योंकि चैनल डिमोनेटाइज हो चुका था। तो इसी वजह से मैं अपना चेहरे के साथ इस बार वापस आया हूं कि लोग मुझे इतनी जल्दी भूल ना जाए। तो प्लीज इस बार मुझे मत भूलना यार। ऐसे लगा 2 साल काम किया था बिना किसी पैसों के, वो लोग एकदम बुला दिया गया। 2 साल बिना पैसों के काम किया दोस्तों, इस तरह बुला दिया गया जैसे मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दोस्तों इस चैनल पर 147 के सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से मुझे बताओ किसको मैं याद था जब मैंने वीडियो डाली थी। इसी वजह से मैं इस बार अपनी पहचान के साथ आया, अपने चेहरे के साथ आया हूँ, सब आप लोगों को ये बताने के लिए कि आई एम हियर, ताकि पिछले बार वाली गलती इस बार कहीं दोबारा ना दोहराई जाए। दोस्तों मैं इस बार काफी उम्मीदों के साथ वापस आया हूँ। तो मेरा सवाल ये उठता है, जो लोग वेलकम बैक के कमेंट्स करें, क्या ये सब इसी एनिमे के लिए है या फिर इस सीरीज के खत्म हो जाने के बाद आगे भी कुछ और डालूं तो क्या उस पर भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे? तो लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में इसी चीज को लेकर डिस्कस किया था, लेकिन काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हुआ ही क्या कि आपको जाना पड़ा। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं असल में गया ही नहीं था। मुझे मजबूरन 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग मेरी बढ़ बढ़ के वॉइस की तारीफें कर रहे हैं, तो यार ये वॉइस तो दूसरी सीरीज में भी होती है, तो आप लोग कहाँ चले जाते हो? तो इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में अपना फेस दिया था और सच कहूँ तो लोगों को काफी पसंद भी आया। लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे फेस से, तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। पर मैं ये भी कहूंगा कि मेक श्योर करना ये सपोर्ट आगे भी इसी तरह डटी रहे। वेल एनीवे, कहानी की तरफ वापस आते हैं। इसी तरह वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने लगते हैं, जहाँ पर यिंगज़ेन फाइनली बच्चों की तरह शरारतें करना शुरू कर देता है। वो उन विलेजर्स को तंग करता होता है जो उससे मुश्किल वक्त देते होते हैं, और अपनी जिंदगी में पहली बार इन सालों में उसने हैप्पीनेस को महसूस किया होता है। और इसके ठीक 2 सालों के बाद हमें किंग फैमिली के बारे में दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट किंग बनने का राइट रखते हैं। वो एक एक करके मरने लगते हैं। तो फाइनली यिंगज़ेन का फादर को वो कुर्सी मिल जाती है और इसके बाद इस पूरे कैसल में कोई भी प्रिंस नहीं बचा होता, जिस वजह से उसका फादर बोलता है, ज़ाओ फैमिली के बीच में मेरा एक बच्चा पैदा हुआ था, अब जाकर उससे ले आओ। क्योंकि दोस्तों कोई भी रॉयल प्रिंस नहीं बचा होता जो कि उसके बाद कुर्सी को ले पाएगा। तो रातों में जिंग फैमिली वहां पर पहुंच जाती है ज़ाओ फैमिली के पास अपने प्रिंस को वापस पाने के लिए। तो यार इसी तरह कैरेज में बिठाकर यिंगज़ेन को फैमिली के दरबार में ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर यिंगज़ेन अंदर थोड़ा सैड बैठा होता है। वो कहता है कि जैसे ही हम बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो चिडियन बोलती है कि हाँ, सच कहूँ तो 2 साल काफी जल्दी बीत गए। तो आगे से यिंगज़ेन भी कहने लगा कि अब मैं प्रिंस बन चुका हूँ, प्लीज मेरे साथ कोई फैमिली में चलो, मैं तुम्हें आसानी से वहाँ की नेशनलिटी दिला सकता हूँ। चुनियन बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा सब कुछ ज़ाओ में ही गुजरा है, मेरा पूरा बचपन से लेकर आज तक मैं उस कंट्री को अबैंडन नहीं कर सकती। कि दोस्तों इसी सब में देखते देखते अचानक से ऊपर हमला हो जाता है। हमें पता चलता है वो ज़ाओ के कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर यिंगज़ेन की जान लेने को आए होते हैं।
वो गार्ड्स उन्हें वार्न भी करते हैं कि ये प्रिंस है यहाँ का, अगर तुम इसे टच करोगे तो जंग की दोबारा से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो गार्ड्स एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार गिराते हैं कि आखिरकार वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनयन और यिंग जैन ही बाकी होते हैं। यिंग जैन यहाँ पर चुनयन से सवाल पूछता है कि इस गांव के लोग मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। चुनयन बताती है कि दरअसल जब तुम जौ में रहते थे तो तुम्हें लोग शुरू से ही मारना चाहते थे, लेकिन किंग तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा था। पर आज तुम जौ से बाहर निकल चुके हो, तुम्हें किंग प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो जो लोग भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं वो तुम्हारे खून की प्यास में यहाँ तक जा पहुँचे हैं। यिंग जैन नोटिस करता कि सब उसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए। वो अपनी पट्टी को उतारते हुए, अपनी सोर्ड को उतारते हुए कहता है, चुनयन स्टैंड डाउन, इन लोगों से मैं अकेले में सामना करूंगा। पर चुनयन को गुस्सा आ जाता है उसकी ये बात सुनकर। वो अपने घोड़े को उसकी पेट में मारते हुए कहते हैं, गधे कहीं के, मैं तुम्हारी एंड तक प्रोटेक्शन करूंगी और इसी चीज की तो मुझे सैलरी मिलती है। ये बोलते हुए वो नजर चपकते ही दो गार्ड्स को तो वहीं पर सुला देती है, पर डैमेज लेने की वजह से वो वहीं पर थक जाती है और उसे आगे बढ़ने में दुश्वारी आने लगती है कि पीछे से एक गार्ड फौरन से उसके अंदर अपने ब्लेड को आर पार कर देता है। पर दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, उसके ब्लेड उसके अंदर आर पार हो, उसके ये मम्मे क्यों इतने ज्यादा उछले? आई मीन इनका साइज अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया। क्या तुमने कभी किसी लड़की को यूं मरते हुए देखा है? खैर यार उसका ब्लेड जैसे जैसे करके उसके आर पार जाता है, जो सब देखकर एक बार फिर से खुद से नफरत होने लगती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। पर फिर भी मरने से पहले वो इस गार्ड को भी उड़ा के फेंकती है। पर सैनिकों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। ठीक उसके पीछे से दूसरा सैनिक निकलते हुए एक और जानलेवा वार करता है, जिससे दर्द से तड़पते हुए चुनयन वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर यिंग जैन को बचाने के लिए जब कोई भी ना बाकी होता कि अपनी आखिरी सांसों में भी चुनयन उसके पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लेती है। वो यहाँ पर बोलती भी है कि मेरे नन्हे के पास जाने की अपनी कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन को वहीं पर तोड़ देती है। तब और फिर तभी यिंग जैन उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है कि क्यों आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया? चुनयन उसे बताती है कि एक चीज मैं तुमसे छुपा रही थी। एक समय में मेरा भी एक बच्चा था, अगर वो आज यहाँ पर होता तो वो ठीक तुम्हारी उम्र का ही होता। पर सच तो ये उससे तुम्हारी फैमिली मतलब कि तुम्हारे दादाओं ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। उसके गुजर जाने के बाद मेरे पास जीने की कोई भी वजह न बाकी थी, और ऐसा कोई दिन मुझे याद नहीं था जहाँ पर मैं किंग फैमिली के किंग्स को कर्ज करती थी, मैं उन्हें बदवाएं देती थी, मैं उनसे अपना बदला चाहती थी। और जब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारा केयर टेकर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी पहली मुलाकात में तुम्हारी जान को अपने हाथों से नोच सकूं। पर मैं ऐसा करने में नाकाम रही, और जब मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी, मुझे तुम्हारी काइंडनेस ने बदल दिया। तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे यकीन दिलवाया कि बदले से बढ़ के भी कुछ होता है। मैं समझ गई थी कि अगर तुम जैसा हम्बल पर्सन अगर किंग बन जाता है तो दुनिया के सारे दंगे वहीं पर खत्म हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे कि तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे बदल दिया। उसकी ये बातें सुनकर यिंग जैन के आंखों के आंसू उसके मुंह से टपकते जाते हैं, और आखिरी शब्दों में वो यिंग जैन से कहती है कि प्लीज दुनिया के तुम सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनना। उसके दम को तोड़ने से पहले यिंग जैन भी उससे वादा करता है रोते हुए कि मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनूंगा, किंग ऑफ द बिगिनिंग बनूंगा। वो रोते हुए कहता है प्लीज अब तो मुझे छोड़कर मत जाओ। चुनयन उसे याद दिलवाती है, बस तुम इतना याद रखना, जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम गुस्सा करो, जब तुम्हें रोना आए तो तुम रो दो। वो जैसे तैसे रो रहा होता है तो यहाँ पर चुनयन को उसके अंदर अपने बच्चे का चेहरा दिखता है। वो अपने बच्चे के नाम से पुकारते हुए कहती है शुनियो, तो यहाँ पर तुम छुपे बैठे हो, करीब आओ और अपनी माँ को प्यार करने दो। वो मरने से पहले उसे अपना बच्चा बुलाती है, तो उसकी आखिरी सांसों में यिंग जैन रोते हुए उससे भी अपनी मदर पुकारता है। उसके आखिरी अल्फाज भी हाउ होते हैं, वही शब्द जो कि यिंग जैन बार बार दोहराता है। तो हाँ यार, इसी तरह यिंग जैन अपने दम को तोड़ देती है मेरे भाई लोगों। तो दोस्तों इसके बाद ठीक सलाह किंग शी हुआन फाइनली अपने घर पहुंच जाता है, और अपनी 12 साल की उम्र में वो इस पूरी की पूरी जगह का किंग बनता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सब हिस्ट्री थी जो मैं आप सभी को पहले भी पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपनी मदर से वादा पूरा करने के लिए उसे किंग शी हुआन का टाइटल मिला, द किंग ऑफ द बिगिनिंग, द किंग ऑफ
ऑल टाइम। इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। बुनिल्डा ये सारी की सारी कहानी गोल को बता रही होती है, जो सब सुनकर गोल की आंखों में भी आंसू बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ किंग शी हुआन यहाँ पर हेडिस को बताता भी है, इसी वजह से मैं तुमसे हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनूंगा और किंग नहीं हारते। इसी के साथ दोनों के बीच में हमें एक जबरदस्त किस्म का क्लैश दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारी ये वाली एपिसोड आकर खत्म होती है। तो यार इस पार्ट की शुरुआत जूस से होती है, जहाँ पर जूस ना कि सिर्फ किंग शी हुआन के शीयू डिफेंस की दाद देता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो एयर बबल को भी एक थ्रेट की तरह देख रहा होता है। तो इस पर एरिस को चिंता होने लगती है, तो हरमीज उससे एक्सप्लेन भी करता है कि जितना सुनने में सिंपल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। जो किंग शी हुआन अपने एयर बबल का सहारा लेता है वो असल में किसी को देखते भी नहीं है। तो सबसे खतरनाक अटैक तो वो हुआ जो कि कभी अपने एनिमी को देखे भी नहीं, और जब तक उसे एहसास हो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी हो। तो एरिस चिंता करते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि हेडीज जैसा पावरफुल गॉड एक मोटर से हार जाएगा? तो जूस इसी बात से सहमत होकर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक स्पीड, पावर और स्टेमिना की बात है तो यहाँ तक दूसरे गॉड भी उसके करीब भी नहीं आते। लेकिन वो जिस शख्स से लड़ रहा है वो काफी टेक्निक का सहारा ले रहा है, एक परफेक्ट डिफेंस के साथ एयर बबल्स, जिसके बारे में तुम्हें तभी पता चलता है जब तक वो तुम्हें लग नहीं जाते। हेडीज एक बार फिर से किंग शी हुआन पे टूट पड़ता है। किंग शी हुआन अपने एयर बबल का सहारा तो लेता है, पर इस सब के बावजूद भी इस बार उसके आते हुए बबल्स को हेडीज यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। इसके चलते हेडीज यहाँ पर तुरंत से डॉग फाइट में शिफ्ट हो जाता है। वो इसके काफी ज्यादा करीब आकर उस पर बाड़ी पड़ना शुरू हो जाता है, और हम सबको पता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हेडीज से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। पर वो जैसे तैसे करके अपना फिनिशिंग ब्लो मारने ही लगता है कि इतने करीब होने की वजह से यहाँ पर किंग शी हुआन का गैस बबल फौरन से जाकर दोबारा से हेडीज को लगता है और वो अपने किलिंग ब्लो को मिस कर देता है। हरमीज दोबारा से बोलने लगता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, हेडीज कभी कभार उसके एयर बबल का अंदाजा लगा सकता है, पर वो कभी भी एक ऐसी चीज को पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता जो कि उसे दिखती तक नहीं है। इसी के साथ किंग शी हुआन यहाँ पर अपनी चीयू आर्मर फोर्स की खतरनाक किस्म की टाइगर किक का सहारा लेता है, जो कि हेडीज चाहे भले ही ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो यहाँ तक हेडीज को भी ओवर पावर्ड कर देती है। एक लम्हे के लिए कहानी पलट के बेल्जीबॉब पर जाती है, जहाँ पर उसका एक एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे कंटेनर तोड़कर बेल्जीबॉब पर हमला ही करता है कि देखते देखते उसका हाथ अपने आप ही कट जाता है। वो दरिंदा ये देखकर समझ जाता है कि वो शख्स जो उसके सामने बैठा है वो कोई ऊपर बाले की चीज है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर आदमस आकर उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। हमें पता चलता है ये आदमस नामी अनजान शख्स एक मैकेनिकल आर्मर को पहन रखा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बेल्जीबॉब यहाँ पर सब इतना बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी हेडीज से नजरें ना मिला पाता। आदमस उससे पूछता है, जो बुद्धा के बैटल में एक पापियस नामी मॉन्स्टर था उसे तुमने ही क्रिएट किया था ना, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो बेल्जीबॉब एक अजीब तरीके से एक टूटे हुए अंदाज से कहता है, मैं एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरी जान को नोच सके। और वो जितना ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, आदमस ये देख के ही चौंक जाता है कि ये साला पागल हो गया है, ये वाकई में चाहता है कि कोई चीज इसे मार डाले। इसके बाद वो पूछता है कि तुम बैटल को नहीं देखना चाहते? तो बेल्जीबॉब सिंपल रिप्लाई करता है, हेडीज कभी हार ही नहीं सकता।
तो आखिर इसमें देखने का क्या ही बाकी है। अगर ह्यूमंस के बीच में हम किन शी हुआन की मुंह बोली माँ को भी देख पाते हैं और उसके साथ उसका असली बेटा भी होता है। वो सारे के सारे यहाँ पर किंग शी हुआन के लिए चेयरिंग कर रहे होते हैं, पर देखते देखते किंग ऑफ हेलहाइम यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जो कि सबको चौंका देता है। वो यहाँ पर अपने स्पेयर से अपने जिस्म को ही चीरने लगता है। उसके दर्द को महसूस करके वही सेम जख्म यहाँ पर किंग शी हुआन के जिस्म पर भी प्रकट हो जाता है। ये देखकर जूस बोलने लगता है वक्त आ गया। मैं तो ये भूल ही गया कि सारे के सारे गॉड में से जो सबसे काम का गॉड है, जिस पर तुम रिलाई कर सकते हो, वो पूरी की पूरी वालहला और हेलहाइम में सब हेडीज ही है। इसके बाद वो यहाँ पर गुनगुनाने लगता है। ये गाना सुन के यहाँ पर सासकी ताइजिरो बोलता है, ये गाना तो उसका भाई भी गा रहा था। हम देख पाते हैं हेडीज अपने आप को पूरे तरीके से अपने खून से ढक देता है। इसी के साथ वो जब दोबारा उस पर टूटता है, किंग शी हुआन दोबारा से अपने गैस बबल का सहारा तो लेता है, लेकिन इस बार वो जैसे उसके खून के साथ टच होते हैं, हेडीज उन्हें महसूस कर पाता है, तो वो फौरन से उन गैस बबल को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसी के साथ वो अपना वार बरसाता है, जो कि बस बड़ी करीबी से किंग शी हुआन डॉज कर लेता है। एडीज को भी जो देखकर समझ में आने लगता है क्या वो अपने खून के सहारे पर उसके गैस बबल को महसूस कर पाएगा। तो जूस बताता है कि नहीं, ये सब इतना सिंपल नहीं है कि उसने अपने आप को जख्मी किया सिर्फ और सिर्फ बबल्स का अंदाजा लगाने के लिए। ये उसके बोलने की देर होती है। हम जैसे जैसे देख पाते हैं हेडीज का ब्लेड उसका खून पीता ही है, वो पूरे के पूरे तरीके से एक सनिस्टर स्पेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो फाइट में तब तक उसका खून पीती रहेगी, तब तक उसका लाइफ एनर्जी पीती रहेगी, जब तक हेडीज या फिर बैटल ना जीत जाए या फिर मारा ना जाए। हाँ दोस्तों, चांसेस है कि उसका ब्लेड उसका अपना ही खून पी पी के उसे मार डाले। इस वेपन को वो नाम देता है इको डेस्मोस। हम देख पाते हैं इस बार डेस्मोस के कारण पे ना कि वो सिर्फ उसकी चीयू डिफेंस को तोड़ता है, बल्कि यहाँ तक एक खतरनाक किस्म की क्रिटिकल हिट फौरन से जाकर उसके शोल्डर पे जा लगती है। इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ना कि सिर्फ उसकी वल्करी डैमेज लेती है, बल्कि उसका पूरा शोल्डर बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमें बताया जाता है कि हेडीज सारे के सारे गॉड्स में से सबसे ज्यादा रिलायबल क्यों है। हाँ दोस्तों, एक बार हेवन में एक खतरनाक किस्म की वार छिड़ गई थी जिसका नाम था जाइगेंटोमैकी। वो बैटल सब यही जानने के लिए था कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है, जिसमें जूस ने अपने बाप क्रोनस को गिराकर उसकी गद्दी को छीन लिया था। ऐसा करते हुए ग्रीक डिवाइन रैम अब पूरी की पूरी उसकी मुट्ठी में थी। पर तभी वहाँ पर एंट्री मारती है एक प्राइमिडल गॉडेस गाया। वो यहाँ पर जूस को ग्रीक रैम का रखवाला नहीं मानती थी, इस वजह से उसने अपने सबसे खतरनाक बच्चों को जूस की दरबार पे लड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी उसके बच्चे देखते देखते जूस की सेना पर बाड़ी पड़ गई थी। तो इसका ये मतलब था कि जल्दी वो सेना टेम्पल ऑफ ओलंपस तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ फौरन से इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया जाता है, जिसमें सारे के सारे ग्रीक ब्रदर्स, जूस का बेटा और हर्मीस भी शामिल होते हैं। यही देखकर आदमस बोलने लगता है कि जल्द ही उसके बच्चे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये कहने की देर होती है कि जूस अपनी बुल्क फॉर्म में जाते हुए बोलने लगता है, हम क्या करेंगे, हम उन पर नर की आग बरसाएंगे। वैसे भी काफी समय हो चुका है कि मैं सीरियस बैटल लड़ा भी नहीं हूँ। तो हाँ यार, जब ये सारे लोग खुद ही फ्रंट लाइन पे जाने लगते हैं कि वहीं पर हेडीज का चमचा आकर उसे बताने लगता है। वो एक बैड न्यूज बताते हुए कहता है कि हेल के अंदर जो क्रोनस की सेना है, जिन्हें टाइटन गॉड्स भी कहा जाता है, वो पूरे तरीके से टार्टरस से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, टार्टरस हेलहाइम का सबसे लोअर लेवल है जहाँ पर खतरनाक गॉड्स को रखा जाता है और उनकी सेना को। तो यहाँ पर जूस की फादर की सेना अपने बॉस का रिवेंज लेने के लिए बाहर निकल आती है। इसका एक ही मतलब है कि जूस का टेम्पल गिरना तय है, क्योंकि नीचे हेल में उसके टाइटन्स तबाही मचा रहे और ऊपर गाया की फोर्सेस तबाही मचा रही है। उन पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है मेरे भाई लोगों। उसके चमचे को यूं पैनिक करता देखकर पोसाइडन जब उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक तो है, तो हेडीज उसे कुछ भी नहीं बताता।
तो इसके बाद जब जूस और सारे ग्रीक ब्रदर्स ऊपर लड़ रहे थे तो हेडीज वहां पर गायब था। जीतने के बाद पोसाइडन जब उसके चमचे से पूछता है कि हेडीज कहां पर है तो वो उससे सारी की सारी सिचुएशन बताता है कि वो इतने ज्यादा टाइटन गॉड्स के खिलाफ अकेले लड़ने चला गया। ये सुनकर पोसाइडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने सारे टाइटन गॉड से एक साथ लड़ना ये किसी भी गॉड की बस की बात नहीं होती। पोसाइडन फोरस से जब हेलहाइम के सबसे लोअर लेवल पे पहुंचता है तो उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि वो देख पाता है कि हेडीज ने अकेले में इतने सारे टाइटन गॉड्स को मार गिराया होता है और वो यहाँ पर बैठ के गुनगुना रहा होता है। पोसाइडन बोलता है तुमने अपने सारे चमचों को ऊपर लड़ने के लिए भेज दिया और तुम खुद नीचे आकर इससे भी खतरनाक जंग लड़ रहे थे, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ थोड़ा सा बचकाना है? हेडीज बताता है कि एक बड़े भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूं। पोसाइडन आगे बोलता वो सब तो ठीक है, पर क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर मर भी सकते थे, तुम हार सकते थे ये बैटल? हेडीज बोलता मैं और हार? ये बात तुम कान खोल के सुन लो छोटे भाई, मैं नहीं हारता, मैं कभी भी नहीं हारता, कभी भी और किसी से भी नहीं। मैं जुबान देता हूँ एक बड़े भाई होने के नाते मैं हार ही नहीं सकता, लेकिन हाँ इस बार थोड़ी सी ज्यादा ही बचकानियत दिखा दी। ये बोलते हुए वो वहीं पर गिर जाता है। पोसाइडन आज पहली बार उसे अपना बड़ा भाई बुलाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सारे के सारे मिलकर हेडीज के नारे लगाने लगते हैं। वो इतना ज्यादा अंदर ट्रस्ट करते हैं अब उस पर। हाँ दोस्तों, क्योंकि टाइटन ऑफ गॉड्स को अकेले हराने के बाद हेडीज पूरी की पूरी वालहल्ला का हीरो बन गया था। यहाँ तक हरमीज भी इसी बात को लेकर बात कर रहा होता है कि अपने भाइयों को बचाने के लिए वो पूरी की पूरी हेलहाइम के टाइटन गॉड से लड़ा, और मुझे इसे समझ में नहीं आती कि वो अपने भाइयों को लेकर इतना दूर तक क्यों जा रहा है। कि तभी वहां पर आदमस आ जाता है। उसे देखकर तो एरीज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उससे तो लगा था कि पोसाइडन ने उसे मार गिराया और अब वो आदमेंटाइन के नाम से जाना जाता है। हरमीज बताता है जब पोसाइडन ने ऑलमोस्ट उसे मार गिराया तो मुझे हेडीज ने ऑर्डर दिया कि तुम जाकर उससे बचा लो। वेल मैं उसकी बॉडी को तो ले आया, बाकी सारा का सारा काम बेल्ज़ेबूब ने किया, उसको न्यू बॉडी देने का काम। आदमस आगे बोलता है हरमीज तुमने पूछा कि वो अपने भाइयों के लिए इतना दूर तक जाने के लिए क्यों तैयार बैठा हुआ है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस वो अपने भाइयों से प्यार करता है और बस इतना ही। हाँ दोस्तों, हेडीज आदमस और जूस का भी बड़ा भाई है। ये बैटल यहाँ तक शिवा भी हॉस्पिटल से देख रहा होता है। तो यार हमें दोबारा से किंग शी हुआन के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ तक उसके डैमेज लेने के साथ ही साथ उसकी वल्केरी ने भी डैमेज ली होती है। हेडीज यहाँ पर अपनी वल्केरी से मदद मांगते हुए कहता है कि अब जिस तरह से बैटल चल रहा है हम उसे नहीं हरा सकते, तो मैं चाहता हूँ कि अपने अगले वार में तो मुझे अपनी सारी की सारी ताकत दे दो, क्योंकि दोस्तों अब उसका शोल्डर डैमेज हो चुका है। वो यहाँ पर अपने शीयू डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट उसकी वल्केरी उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो बस मुझे ऑर्डर दो, तुम तो किंग हो, तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसको अपने कानों से सुनने के बाद किंग शी हुआन भी कहने लगता है हाँ यार तुम्हारी बात में दम तो है, ये मेरा ऑर्डर है, तो मुझे सारी की सारी ताकत दे दो। तो दोस्तों इसी तरह वो डिफेंस को छोड़ के पूरे तरीके से ऑफेंस पर शिफ्ट हो जाते हैं, अटैक करने की क्षमता पर। जाहिर सी बात है एक सबसे अच्छा बचाव एक अटैक ही तो हो सकता है। इसी के साथ दोनों अपने वारों को लेकर फोकस करने लगते हैं। गॉड्स का किंग कोई और नहीं बल्कि हेडीज है और इंसानियत की उम्मीद कोई और नहीं बल्कि किंग शी हुआन है। जो भी जीतेगा वही सबसे बड़ा किंग होगा। इसी वजह से दोनों फाइटर्स इस बात को महसूस कर पाते हैं कि जल्द ही बैटल खत्म होने वाला है, हम में से कोई एक मारा जाएगा। देखते देखते दोनों के वार एक दूसरे के खिलाफ क्लैश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेडीज की ताकत कुछ ज्यादा ही होती है। हेडीज का वार सीधा जाकर किंग शी हुआन के हाथ को ही काट देता है। मेरे भाई लोगों यहाँ पर इस बात का मतलब तय था कि इस बैटल को सिर्फ और सिर्फ हेडीज ही जीतेगा, पर ऐसा तो सिर्फ हमने सोचा था। यहीं पर सारी की सारी उम्मीदें जब खत्म हो जाती है तभी तो किंग शी हुआन की आंखें चमकने लगती है, उससे वो स्टार्स दिखने लगते हैं। जब वो खड़ा होने लगता है पूरी इंसानियत रोने लगती है कि प्लीज किंग शी हुआन बस करो, हम जानते हैं तुमने सब कुछ कर लिया, अब ऐसी सूरत में तुम और कैसे लड़ोगे। जहाँ पर उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था वो ये कह देता है अपने मुंह से एक किंग कभी भी शक में नहीं पड़ता, एक किंग कभी भी नहीं झुकता, एक किंग कभी भी दूसरों पे रिलाई नहीं करता।
और एक किंग हमेशा से अपने बंदों को बचाता है। उसकी ये डेडिकेशन देखकर, उसकी पावर देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हेमडाल भी इसी चीज को लेकर बोलने लगता है कि ऐसी सूरत में जहाँ पर अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ होश में रहने के लिए, ऐसी सिचुएशन में वो फाइट लड़ने के लिए तैयार है। आखिर क्या चीज इसे इतना ज्यादा ड्राइव कर रही है, क्या चीज इसे मजबूर कर रही है कि ये अभी भी उनके लिए लड़ता रहे। सारे लोग उसके नाम को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमसे नोबल किंग आज तक मैंने कोई भी नहीं देखा। हम देख पाते हैं सारे लोग उसके लिए जैसे जैसे चीयरिंग कर रहे होते हैं। किंग शी हुआन अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए अपने लोगों की आवाजों को सुनने लगता है। वो अपने दिली दिल में बोलता भी है, मैं उन्हें सुन सकता हूँ, मेरे लोग, मेरे बंदे। चुनियन का बेटा फिक्रमंदी से बोलता है कि मामा क्या हमारा किंग हारेगा तो नहीं। चुनिया जो कि यहाँ पर अपने आंसुओं को बहा रही होती है, वो भी सोच रही होती कि ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या ही कर सकता है, लेकिन वो भी अपनी उम्मीदें उससे लगा बैठती है। और दोस्तों मैं भी कहूंगा कि आप लोग भी अपनी उम्मीदें लगा बैठ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। किंग शी हुआन इसके बाद जब अपनी वल्कैरी को बताता है कि वो अब अपने स्वॉर्ड के दम पर अपनी शियू टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, तो उसे चिंता होने लगती है। पर किंग शी हुआन उससे बोलता है मुझ पर भरोसा करो। तो इसके बाद उसकी वल्कैरी भी अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठती हमारे किंग शी हुआन से। यहाँ पर किंग शी हुआन अपने आखिरी शब्दों का चुनाव करता है, वो कहता है हाउ। तो आगे से हेडीज भी बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे वो लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। चाहे वो गॉड हो या फिर इंसान हो, सबको एक बात तो समझ में आ जाती है कि इसके बाद वो जो दोनों अपना अगला अगला वार बरसाने वाले हैं वो उनका आखिरी वार होगा और उनमें से एक ही बाकी बचेगा। दोनों सोल्जर्स के बीच में से हेडीज होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है। इसी के साथ हेडीज और किंग शी वार के वार आपस में टकराते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं किंग शी हुआन अपनी शियू टेक्निक का इस्तेमाल कर होता है स्वॉर्ड के दम पर, जो कि इंतहाई ज्यादा रिस्की होता है, जो देखकर सासकी और बाकी लोग भी परेशान होने लगते हैं कि वो मारा जाएगा। यहाँ तक हेडीज का वार धीरे धीरे ही सही उस पर अब भारी पड़ने लगता है। सब लोग अपनी अपनी सांसों को थमा बैठते हैं। हाँ, सब लोग सिवाय हमारे किंग को छोड़कर। वो यहाँ पर सांस लेते हुए गैस का बबल छोड़ता है, पर गैस का बबल पिछली बार हेडीज पर काम किया ही नहीं था, तो इस बार वो सीधा उसकी वेपन पे मारता है, जिससे वो किंग ऑफ हेडीज की पावर को रोक लेता है। और जहाँ तक शियू टेक्निक की बात है, वो यहाँ पर अपने दुश्मन की ताकत को लेकर उसके ऊपर ही छोड़ती है। तो इसी टेक्निक को काम में लाते हुए वो यहाँ पर हेडीज की ताकत का इस्तेमाल उसके मालिक के खिलाफ ही करने लगता है। तो हाँ यार, इसी पावर को काम में लाते हुए वो हेडीज के ना कि सिर्फ स्पेयर को तोड़ता है, बल्कि उसका वार सीधा जाकर हेडीज को लगता है। हेडीज तड़पते हुए कहता है गजब, ये तुम्हें बनाता है। ये बोलते हुए वो अपनी टूटी हुई स्पेयर से किंग शी हुआन पर टूट पड़ता है। पर किंग शी हुआन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। वो अपने ब्लेड को ऊपर घुमाता है और वो उसे पूरे तरीके से अब काट देता है। तो आगे से हेडीज मरते दौरान अपनी बात को पूरा करता है, हाँ ये तुम्हें बनाता है एक असली किंग। दोनों के दोनों यहाँ पर मुस्कुरा रहे होते हैं। हेडीज एक ट्रू वॉरियर की तरह मरता है, लेकिन जाने से पहले वो शर्मिंदा होता है। वो मरते दौरान अपने भाइयों को देखते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ करना, मैं भाई खिलाने के लायक भी नहीं हूँ। तो हाँ यार, इसी के साथ हेडीज का जिस्म यहाँ पर रेजा रेजा होके खत्म हो जाता है और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का 7 बैटल इंसानियत की जीत के साथ यहाँ पर खत्म होता है। किंग शी हुआन भी जब अपने होश को खोने लगता है तो उसकी मदर जोर से उसका नाम लेती है, यिंग ज़ेन, अपने पैरों पर, जिस पर वो मजबूरन अपने आप को वहीं पर गिरने से रोक देता है। किंग शी हुआन यहाँ पर हेलहाइम किंग को अपना दोस्त पुकारता है। वैसे आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया है, गॉड्स इंसानों से सख्त नफरत करते हैं, पर जब वो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो उसी बैटल के दौरान उनके दोस्त बन जाते हैं। यही चीज तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक को वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत एनिमे में से एक बनाता है। किंग शी हुआन उससे जैसे जैसे रिस्पेक्ट शो करता है तो बाकी लोग भी, बाकी इंसान भी उस गॉड को रिस्पेक्ट शो करते हैं। सारे के सारे इंसानियत इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं। हम देख पाते हैं उसकी वल्कैरी भी यहाँ पर जख्मी होती है कि थोड़ी देर में किंग शी हुआन यहाँ पर अपने होश को खो देता है।
दोस्तों यहाँ पर सासगी तोजिरो हमें एक्सप्लेन करता है एक परफेक्ट टेक्निक ऑफ कॉम्बो को इस्तेमाल करने की वजह से वो यहाँ पर हेडीज जैसे पर भारी पड़ के जीत गया। उसने शियू के साथ बबल टेक्निक का सबसे अच्छे वक्त पर इस्तेमाल किया। वैसे तो आमतौर पर तुम बबल का इस्तेमाल वेपन के खिलाफ नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं होती, लेकिन जब हेडीज ने उसे अपना खून दिया था वो वेपन जिंदा हो चुकी थी। इस वजह से उसके अंदर भी की एनर्जी थी, तो उसने अपने बबल एयर का इस्तेमाल करके उसकी की एनर्जी को सेपरेट कर दिया था और उसका अटैक फीका पड़ गया था कि आखिर में किंग शी वान ने उसकी ही पावर का इस्तेमाल करके उससे ही काउंटर किया। पर सबसे ज्यादा जो बढ़कर था वो उसकी फाइटिंग टेक्निक ने बल्कि उसकी मेंटेलिटी की पावर थी, उसकी पावर ऑफ विल थी। ऐसे समय में कोई भी इंसान अपने होश को मेंटेन भी नहीं रख सकता, पर फिर भी उसने अपना फाइनल वार किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाई। गॉड्स के लिए अभी भी यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका सबसे चहेता गॉड ऑफ हेडीज हार चुका है। पर यहाँ पर आदमस गुस्से में बहते हुए कहने लगता है, मैं तो शुरू से रैग्नारोक को पसंद ही नहीं करता और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के रूल से। मैं जाकर उस इंसान की गर्दन मरोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वो किंग शी वान के पीछे निकल पड़ता है उसे मारने के लिए। वहीं पर हम ज़ूस को दुखी देख पाते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई अब मर चुका है। वो बोलता भी है, तुम्हें पता है कि हेडीज के आखिरी शब्द क्या थे? उसने आखिरी शब्दों में सिर्फ अपने भाइयों से माफी मांगी है। इसी के साथ किंग शी वान और उसकी वल्कैरी को फौरन से कंटेन किया जाता है। डॉक्टर बताते वो वल्कैरी तो बच जाएगी क्योंकि उसके पास गॉडली पावर है, लेकिन इस ह्यूमन का बचना मुश्किल है। तो यार जब ये लोग यहाँ से निकल के जाने ही लगते हैं कि इसी में उनके सामने आदमस आ जाता है। उसको देखकर बुनिल्डा फौरन से उसके आगे अपने घुटने टेकती है। गॉल को तो ये लग रहा था कि पोसाइडन ने उसे मार दिया था, पर वो जिंदा होता है। आदमस उसे वार्न करता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि किंग शी वान कहाँ पर है और उसकी वल्कैरी, मैं तुम्हें यहीं पर मार गिराऊंगा। बुनिल्डा अंदर की इंफॉर्मेशन देने से मना करती है, तो आदमस उसकी जान जू करके लेने ही लगता है कि इसी सब में देखते देखते उसका हाथ अपने आप ही कट जाता है। तभी पीछे से एंट्री मारता है कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबुब। हाँ दोस्तों, बेल्ज़ेबुब ने उसके हाथ को काटा होता है। बेल्ज़ेबुब उसके सामने सीधा खड़े होते हुए बोलता है, उस सब को खराब मत करो, मेरे मजे को खराब मत करो। अगर ये लड़की मर गई तो रैग्नारोक बैटल खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसके साथ ही साथ वो वार्न करता है कि तुम हेडीज की प्राइड को खत्म करना चाहते हो, उसने इतनी मुश्किलों से अपनी प्राइड को बनाई है, तुम ऐसे बुज़दिल वार करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे। उसकी इज्जत का वास्ता देने की वजह से यहाँ पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। आखिरी सीन में हम बुद्धा को एक किंग नामी शख्स के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर बुद्धा उसे एक फेवर मांगता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन स्लेइंग हीरो सिगफ्रीड पर नजर रखो, एक ऐसा शख्स जो कि पूरी की पूरी रैग्नारोक को हिलाने का दम रखता है। हाँ दोस्तों, एनिमे में तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। अगर मैंने मांगा एक्सप्लेन किया तो जब आप लोग सिगफ्रीड को जानोगे आपका दिमाग फट जाएगा। जैसे कि बुद्धा ने कहा, उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी की पूरी रैग्नारोक को खोखला कर सकता है। अगले सीन में हर्मीस जब यहाँ पर आखिर में हेडीज की कंट्रीब्यूशन के अपने म्यूजिक को बजा रहा होता है, तो पीछे से वहाँ पर बेल्ज़ेबुब अचानक से प्रकट हो जाता है। हर्मीस उससे बोलता है कि आपको मेरे छोटे से चैम्बर में कैसे आना हुआ? तो बेल्ज़ेबुब थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, जाकर ज़ूस से बता दो कि अगला बैटल मैं लड़ूंगा। और इसी के साथ हमारी जो वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।